तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाजिर हूँ आपके सामने एक बड़ा ही मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम या तो सीबीएसई में बिहार बोर्ड में दो मेथड होता है एग्जामिनेशन देने का। या तो आप इंग्लिश मीडियम से दे सकते हैं, यानी कि आपको जो कॉपी है वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, या तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, राइट। तो बिहार बोर्ड ने कल एक सैंपल पेपर लॉन्च किया है, यानी हर एक सब्जेक्ट का उन्होंने सैंपल पेपर लॉन्च किया है, जिससे आपको एक छोटी सी आइडियोलॉजी मिल जाएगी कि आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, यानी क्वेश्चन है जो किस तरह से आएंगे। ओके, और ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही प्रेफर्ड है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हद तक हो चुकी है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस वीडियोस को आप पूरा कंप्लीटली देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पर और ज्यादा थोड़ा सा जोर देना है पढ़ने के लिए पढ़ाई में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो किन के लिए बेहतर है? जो इस बार 2025 में जो एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए बहुत बेहतर है, वो वीडियो देखें। और जिनको ज्ञान के पर्पस पर देखना है तो भाई वेरी गुड, आपके लिए बढ़िया है। तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टोटल 80 क्वेश्चन है इसमें जो बिहार बोर्ड आपसे पूछे हैं। 80 में से टोटल आपको 40 जो है एकदम करेक्टली मारना है, यानी कि 40 सही आपको बनाना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दोनों पढ़ दूंगा। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट देने पर क्या बनता है? छाया, उपछाया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में होगा व्हाट इज द फॉर्म व्हेन एन ऑब्स्टेकल, मतलब रुकावट होता है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स। यदि किसी लाइट सोर्स के सामने ऑब्स्टेकल आ जाए, यानी रुकावट आ जाए, तो क्या बनेगी? तो बनेगी शैडो, पेनुम्ब्रा, बोथ ए एंड बी। पेनुम्ब्रा, ठीक है। पेनुम्ब्रा क्या होता है? उपछाया कहते हैं। जब एक कोई भी एक लाइट सोर्स के सामने एक रुकावट आता है, हम ओपेक सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रुकावट की बात करते हैं, तो दोनों बनता है, शैडो भी बनता है और पेनुम्ब्रा भी बनता है, यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं ना कि यदि प्लेन मिरर की फोकस लेंथ की अगर बात की जाए, फोकस लेंस की, जो कि कॉन्सेप्ट में यहाँ दिया हुआ है, तो क्या होता है वो देख लेते हैं। प्लेन मिरर का जो होगा वो क्या होगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, शून्य होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, अनंत होती है। आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी होती है, क्या होती है? इन्फिनिटी, यानी कि टोटल फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, क्या होता है? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का कोई सिलिंड्रिकल शेप नहीं, सिलिंड्रिकल बोले कोई सर्कुलर शेप नहीं होता है, तो इस तरह का जो मिरर होते हैं उनके फोकस दूरी होता है, जो फोकस पॉइंट होते हैं इन्फिनिटी पर होते हैं। ओके, कूल, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि व्हाट इज द पावर ऑफ 1, यानी कि हमारे पास कितना है? 1 मीटर। हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं ना, 1/f जानते हैं। वेयर 1 का वैल्यू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, और फोकस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, यहाँ 1 मीटर लिख देता हूँ, पहले 1 मीटर लिख देता हूँ। तो आप बताओ 1 पावर इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे में 1 मीटर को अगर 100 सेंटीमीटर में लिखे तो कट क्या आ जाएगा? कितना? 1 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 1। अब एक चीज और याद करा देता हूँ मैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये तो भैया होने वाला नहीं है, ये तो हो नहीं रहा है। हम आगे की ओर ऑप्शन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि कौन पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो और भी है इनके। 1 डायोप्टर मिल गया, तो एक डायोप्टर इसका जो है आपका जो आंसर आपको दिख रहा है 1 डायोप्टर। ओके, द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 1 मीटर। तो पावर आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पावर इक्वल टू फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं, तो एक क्लियर हो गया, मैं बता दिया हूँ, ठीक है, 1 डायोप्टर। ओके, अब आगे की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अच्छा, इंग्लिश में से कहा जाता है डाइवर्जिंग। तो कौन सा ऐसा लेंस है जो डाइवर्ज करता है? गेस कीजिए, आप जानते हैं ना, आपको मालूम है ना। तो जो कनकेव होता है ना, वो चीजों को डाइवर्ज कर देता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। यहाँ से पड़ता है, यहाँ से फॉलो किस तरह से निकल जाता है? इस तरह से, यानी कि कनकेव को कहा जाता है अच्छा इंग्लिश में, यानी कि यहाँ पर कनकेव हो जाएगा बी ऑप्शन, और ये होगा अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी। अपसारी यानी कि पड़ने वाला, रेज को, किरण को इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दोनों हो रहा है, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए बहुत बेहतर वीडियो होने वाला है, ठीक है। 5 में
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, ठीक है, अलग अलग समान होता है, ए और बी दोनों। और तो बहुत यूनिक क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है आपसे, देखिए कितना क्रिटिकल कर दिया है। कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है यदि दो माध्यमों का अपवर्तनांक एक हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक हो, जैसे कह सकते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट सेम बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट में लिखना, जैसे कि मैं कह देता हूं, मैं पहले थ्योरी बता देता हूं कि किस थ्योरी पर दोनों आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा ए बी, बोथ ए एंड बी, डिफरेंट भी होगा सेम भी होगा, दोनों पॉसिबल है। कैसे? तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि दो मीडियम ले लेते हैं, दो मीडियमों का में प्रकाश का जो स्पीड है यानी लाइट का स्पीड है वो सेम हो सकता है यदि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो, आर आई जो हो सेम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो। जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो ऐसा पॉसिबल है। अब हम आपसे पूछते हैं, कमेंट में देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो कमेंट में ये बता सकता है कि कौन सा ऐसा दो एग्जाम्पल है, दो मीडियम है जो माध्यम दो है, मीडियम दो है, लेकिन उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं। कौन ऐसा बता सकता है? नहीं तो मैं कमेंट्स में आपको जो सबसे पहले बताया उसको मैं पिन करूंगा और उसका आंसर मैं लिखूंगा। ओके, तो यानी कि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अलग होगा, यानी दो मीडियम का जो होगा वो आर आई अलग अलग होगा, या कह सकते हैं अपवर्तनांक अलग अलग होगा, या तो सेम होगा, तब दोनों में स्पीड जो की होगा वो सेम होगा। या एक ही में एक मीडियम तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन जो था उसी अनुसार हम बात कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम। तो दो मीडियम का सेम तब हो सकता है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, सेम हो। मतलब मीडियम दो और स्पीड एक, इसका मतलब दोनों का अपवर्तनांक या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन इज क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है यूनिटलेस, यानी कि मात्रक विहीन होता है। दोनों में से आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ओके, डी। उसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो डायमंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डायमंड को। तो मैं सबका मैं लिख देता हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। अब क्या आपको याद है जरूर बताइएगा। क्या सर मुझे याद है, आई नो। तो आपको याद होना चाहिए ग्लास का। तो ग्लास का हम लोग जानते हैं कि 1 पॉइंट जो होता है रिफ्रैक्टिव 1.5 होता है। आइस का होता है 1.31, अब वाटर का होता है 1.33। याद रखिएगा, वाटर का 1.33, डायमंड का होता है 2.42 होता है। ओके कूल। और एयर का तो सर जानवे करते हैं, लगभग में लिया जाता है। तो आप जानते हैं सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा? डायमंड का होगा, यानी हीरा का। एक अभिसारी लेंस है, ठीक है, एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, कभी आभासी कभी वास्तविक, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं किसको है, ठीक है। तो आप डाइवर्जिंग जानते हैं, कन्वर्जिंग जानते हैं। डाइवर्जिंग अभी सीख चुके हैं, कुछ देर पहले मैंने बात किया था डाइवर्जिंग लेंस पर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब है कन्वेक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कन्वेक्स की। तो आप बताना कमेंट्स में कि कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज बना सकता है। तो कन्वेक्स दोनों बनाता है, रियल भी बनाता है यानी वास्तविक भी, एंड वर्चुअल भी बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल भी बनाता है, यानी आभासी भी। तो यानी कि रियल के साथ साथ वर्चुअल भी बनाते हैं, दोनों को दोनों बनाते हैं। आप जानते हैं ना किस केसेस में? केसेस आपको बढ़िया से याद होगा। एक फोकस और पोल के बीच में ही एक ऐसा जगह होता है जहां का इधर से वर्चुअल बनाता है और बाकी हर जगह लेफ्ट साइड में उधर की ओर वो बनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है? ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, क्वेश्चन जरा बताइएगा क्यों होता है। आप जानते हैं ना ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू क्या होता है? विच ऑफ फिनोमेना इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ ब्लू स्काई? तो आप लोग बताए रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, नन ऑफ दिस। ये आपके लिए छोड़ता हूँ। देखते कौन ऐसे बच्चे जो सबसे पहले कमेंट में बताते हैं, उनका नाम में मेंशन करना। कौन ऐसा बच्चा जो बता सकता है कि क्या किस कारण है ब्लू होता है स्काई? देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर कितना है? 10, जो आप 9 जो आपके लिए छोड़ा गया है 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा। देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक रंग यानी कि फर्स्ट प्राइमरी कलर कौन होते हैं? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। प्राइमरी कलर ऑफ द प्राइमरी कलर्स कौन कौन होते हैं? ठीक है, यानी कि प्राथमिक रंग जो होता है वो बता देता हूँ, ठीक है। जो प्राइमरी कलर होते हैं रेड हो सकते हैं, क्या हो सकता है? रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं,
ब्लू भी हो सकते हैं और ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है आप देख रहे हैं लाल है, हरा है, नीला है, येलो, नीला, ब्लू, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस आर द प्राइमरी कलर्स। बृहत संख्या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बहुत अच्छा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वेयर द लार्ज नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, नहीं फिजिक्स का, सॉरी, लार्ज नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। वेयर आर द लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, यानी कि जो प्रकाश को ऑब्जॉर्व कर सकता है, जो लाइट से सेंसिटिव, जैसे रोड्स की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, रोड, तो बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही, प्रकाश को जो ग्रहण करता है, कोशिकाएं कहाँ होती है? पुतली में, कॉर्निया में, रेटिना में, इनमें से कोई नहीं। लार्ज नंबर ऑफ रोड्स जो होते हैं, रोड्स और कॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो पाया जाता है रेटिना पर। कहाँ पाया जाता है? रेटिना में। सी इसका करेक्ट आंसर है, रेटिना में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष, ओके, आप समझ जाओ दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़े। विच लेंस इज फॉर द ट्रीटमेंट फॉर फॉरसाइटेडनेस। फॉरसाइटेडनेस को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एकदम ट्रिकली इसको याद रखो, मैं ट्रिक भी दे देता हूँ, बहुत ईजी से आप याद रख सकते हो। कैसे याद करोगे? जरा गौर से सुनो। हम बात कर लेते हैं मायोपिया की, ठीक है, मायोपिया की बात कर लेते हैं। मायोपिया को कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, साइटेडनेस कहा जाता है। इसको कहते हैं हम लोग, मायोपिया को हिंदी में कहते हैं, जो आप देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि। दोनों को दोनों बच्चे पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा हिंदी वाला। तो निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष की बात, इधर से दृष्टि होगा, दृष्टि दोष की बात कर रहा हूँ। थोड़ा हिंदी मेरा डल है तो डोंट वरी। दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष वाला जो बात आता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत इजी से समझ जाएंगे। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप याद कैसे रखोगे, निकट, निकट किसी को बुलाना रहता है तो क्या बोलते हैं? आ रे। क्या बोलते हैं? आ रे, कम, आ रे, निकट बुलाना रहता है। और दूर किसी को दिखाना रहता है, दूर, तो बोलते हैं ऊ रे। क्या बोलते हैं? ऊ रे। तो आ मतलब होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। अवतल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव। और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। यानी कि एक बात हुआ है कि हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो यूज होता है वो कन्वेक्स यूज होता है। क्या? और मायोपिया के लिए जो यूज होता है वो कनकेव होता है। क्या होता है? कनकेव होता है। मायोपिया के लिए क्या होता है? कनकेव होता है। ऐसे मायोपिया मतलब साइड साइटेडनेस होता है, नियर बाई साइटेडनेस होता है। देखिए गुफा में, अब कनकेव, केव माने गुफा होता है, केव माने क्या होता है? गुफा होता है। तो गुफा में के नियर बाई जाइएगा तो ना प्रवेश कीजिएगा गुफा में। बहुत इजी है, देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत होती है। जैसे आरे उरे मैंने बताया, बहुत बेहतर है कि निकट किसी को बुलाना रहेगा, निकट, तो आरे बुलाइएगा तो अवतल हो जाएगा, दूर किसी को भेजना रहेगा तो उरे बोलिएगा तो उत्तल हो जाएगा। तो हिंदी मीडियम के लिए हुआ। अब मैं सीबीएसई का बता देता हूँ, बहुत इजी है कि यदि मान लो किसी इंसान की, कोई इंसान गुफा के पास गया है, ठीक है, तो गुफा के निकट गया, कहाँ गया? गुफा के निकट गया, यानी कि नियर बाय गया, तो बहुत अच्छा है। तो कोई जो है नियर बाय जाता है, नियर बाय, तो नियर बाय समझते हैं ना, केव, केव के नियर बाय जाइएगा तो ना प्रवेश कर पाइएगा। तो नियर बाय को कहा जाता है मायोपिया, मायोपिया। और उसके लिए कनकेव होगा। क्या होगा? कनकेव होगा। सिंपल सी बात। नियर बाय के लिए होगा मायोपिया, नियर बाय समझ रहे हैं ना, उसके लिए कनकेव होगा। और हाइपरमेट्रोपिक के लिए रिवर्स कर दीजिएगा तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आइज। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, यानी कि एक आंख पर जो रेटिना पर जो इमेज बनता है कितनी देर के लिए बनता है? तो 1/16 सेकंड के लिए बनता है। 1/, कितना सेकंड के लिए? 16 सेकंड के लिए। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1/16 सेकंड के लिए हमारे रेटिना पर कोई भी इमेज बना हुआ रहता है, वो आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं जल्दी से और 14 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है? वॉट, यू नो अबाउट वॉट के बराबर क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉट बराबर क्या होता है? तो वॉट जो होता है सबसे पहले तो पावर का एस यूनिट होता है। ओके, यू रिमेंबर इट, इट इज द एस यूनिट ऑफ पावर। ओके, तो हम लोग पावर बराबर जानते हैं जूल बटा सेकंड होता है, यानी कि बर्गन बाई टाइम होता है। बर्गन का जूल होता है, इसका सेकंड होता है। तो एक वाट बराबर हम लोग करेंगे, एक वाट बराबर था 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है, या 1 वाट बराबर हम लोग लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स होता है।
जूल सेकंड इनवर्स होता है। तो न्यूटन कौन सा मात्रक वॉट के बराबर, तो जूल पर सेकंड हो गया, जूल पर सेकंड हो गया। क्लियर। तो पावर का हो गया, मैंने बता दिया कि जूल पर सेकंड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किलोवाट आवर क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा देख लीजिए। दोनों में आपको एक बार में समझाता हूँ। तो केवीएच समझना बहुत यूनिक है। देखो, एक पंथ दो काम कर रहा हूँ, इसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं सब बता रहा हूँ, सिर्फ इसी को नहीं डील कर रहा हूँ। इसीलिए आपको नहीं देखना है कि आपका एक क्लियर होगा, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही प्रीफर्ड हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं 1 किलोवाट बराबर होता है। सबसे पहले आइए केवीएच। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि 1 kWh जो ऐसा यूनिट है किसका है, ऐसा यूनिट है वो किसका। मैं शॉर्ट्स में भी बनाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। 1 kVh किसका ऐसा यूनिट है, पहला क्वेश्चन कि एवरीबॉडी, आई होप कि सबको दिख रहा होगा। 1 kVh किसका ऐसा यूनिट है, 1 kWh किसका है ऐसा यूनिट है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ए एनर्जी का ऐसा यूनिट है, किसका है, एनर्जी का ऐसा यूनिट है, नॉट पावर का, नॉट पावर का, पावर का नहीं है सर, पावर का नहीं, ऐसा यूनिट है। क्यों, वो समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि 1 के माने क्या होता है, 1 kWh, देखिए 1 के माने 1000 होता है, तो 1000 वॉट क्या हो जाएगा, वॉट। और आप 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड, कितना होता है 3600 सेकंड। क्लियर हो गया। तो आप देख रहे हैं 1000 हमारे पास वॉट है, वॉट को लिख सकते हैं जूल बटा सेकंड, क्या लिख सकते हैं, अब गुना कर देते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो सेकंड से भैया सेकंड कट जाएगा, बचेगा 3600 गुना 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 36 पर 2 और 1000 पर 3, यानी कि कह सकते हैं 36 गुना 10 के पावर 5 होगा, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 लिखा जाता है 1 kWh के मान में। 1 kVh बराबर लिखा जाता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, कौन सा, जूल। तो आप ये समझ गए कि जो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है। सबसे पहला पॉइंट है, एक यूनिट के बाद जो हमारे सबसे यूनिट में पैसा लिया जाता है, बिजली कंपनियां लेती है, उसके बराबर होता है। दूसरा, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति समझ रहे हैं, ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो विद्युत शक्ति का अगर एनर्जी की बात की जाए, बात की जाए तो वॉट होता है, क्या होता है, वॉट होता है इसका, वॉट में, यानी इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग वॉट में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वन जस्ट मैंने बता दिया 1 kVh बराबर कितना होगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, किसका ऐसा यूनिट होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, तो दाएं हाथ ये है, अंगूठा का नियम यानी ये बताना है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड, दाया ना, राइट हैंड थम्स रूल। ठीक है, राइट हैंड थम्स रूल किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया। किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। राइट हैंड थम्स रूल किसने दिया, राइट हैंड अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने दिया। ठीक है। उसके बाद 19 में आते हैं, विद्युत फ्यूज, विद्युत के किस सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उष्मीय पर, यानी कि थर्मल पावर पर। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा एनर्जी आएगा तो वो टूट जाता है, क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना क्या चाहिए बोलते हैं कमेंट्स में, कि कौन ऐसा बच्चा जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, हाई। ठीक है, क्वेश्चन है, या लो, आप जरूर बोलना। ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 19 नंबर का, 19 का बताना। 19 का हाई रहेगा तो एच लिखिएगा, लो रहेगा तो एल लिखिएगा। इससे पता चल जाएगा कि आप जो है समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, मिली का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 3, कितना होता है, तो सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी इसमें 10 के पावर 3 माइनस एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर समझ में आपको आ गया। प्रतिरोध के को मान बढ़ाने के लिए उसको जोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको बढ़ाना है तो उसको सीरीज में जोड़िएगा। कि बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो समझिएगा कि अगर 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसे किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो उसे हम जब भी जोड़ेंगे तो उसे सीरीज में जोड़ेंगे, क्योंकि 5 मान लीजिए 5 ओम हमारे पास है, सीरीज में जोड़ने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम है, 3 है, और मान लीजिए 5 है, 5 ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 25 ओम आ जाएगा। लेकिन इसी 5 ओम को अगर हम पैरेलल में जोड़े तो पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, पैरेलल में इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं।
इस तरह से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5/5 1 ओम आ जाएगा। यानी कि जानते हैं 5 ओम को अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो 1 ओम आपको मिलेगा सर, 1 ओम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? बहुत ही क्वेश्चन है। विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर? नाइक्रोम। क्या नाइक्रोम का यूज होता है? ओके। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ इज रिस्पांसिबल टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? CO2 N2 H2 CO2। कौन? CO2। तो CO2 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक उपयुक्त सभी, ऑल सब है सर। कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसेस टोटल का टोटल है। Which of following are the fossil fuels? Natural gas, petroleum, coal, all of these सब है fossil fuels है। इंग्लिश में सीखा। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय द्विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य तथा अन्य तारों में जो जनरली सा माना जाता है, देखिए अगर गूगल कीजिएगा तो आपको सिर्फ एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी इमिटेड बाय सन एंड अदर स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन फिजन, तो न्यूक्लियर में हमेशा फ्यूजन ही होता है, फिजन नहीं होता है। लेकिन ये दो ऑप्शन दिया हुआ है तो एक थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप कमेंट में लिखना कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। मेरा परफेक्ट आंसर है इनमें से कौन? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। उसके बाद टेहरी बांध इनमें से सबके लिए यूज था। टेहरी बांध को जब बनाया गया था तो पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेहरी डैम, तो वहां भूमि सिंचाई भी होता है, बिजली उत्पादन भी होता है, जल आपूर्ति भी होता है, इनमें से सब, यानी कि लैंड इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई एंड ऑल ऑफ इट। एसएसटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑल ऑफ एवर इसमें यूज होगा। प्लेज जो होता है, ट्वाइज होता है, ट्वाइज में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्राई सेल यानी शुष्क सूखा सेल का, शुष्क सेल का यूज होता है। ट्वाई में सूखा सेल का यूज होता है, याद रखिएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में जो कैथोड पर होती है ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है? हाँ, वैद्युत कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, देखिए याद कैसे रखिएगा, चीजों को याद रखना आसान है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। से मान लीजिए कि आप एनोड समझते हैं, ठीक है, और एक कैथोड समझते हैं, तो एनोड ले लीजिए और क्या ले लीजिए? कैथोड ले लीजिए और जल को ब्रेक कर दीजिए। तो जल को ब्रेक कीजिएगा तो बनेगा H+OH- बनेगा। ठीक है। अब इसके पास जो ये माइनस है वो ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत कहते हैं। एज होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो जाहिर सी बात है माइनस है, तो ये कहाँ जाएगा वो आपको ध्यान रखना। तो एनोड पर जो होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यानी ई जाएगा यहाँ। ठीक है। इसका मतलब एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। ही क्या होता है? नेगेटिव। और ई जाएगा यहाँ। तो एनोड पर जो है, अब क्वेश्चन में क्या है कि जल वैद्युत अपघटन में, यानी कि विच गैस इज लिबरेटेड देन कैथोड ड्यूरिंग, कैथोड पर कौन सा गैस? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन गैस होगा। यही बात याद रखना है। तो ये बहुत यूनिक बात है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में अब एनोड पर जो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? और कैथोड पर जो होता है रिडक्शन होता है। तुम याद रखिएगा, रट लो दम, कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। अब जल टूटा है तो H+ देगा, OH- देगा, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। तो समझ जाओ कौन कहाँ जाएगा। तो OH जाएगा कहाँ? एनोड पर, और H जाएगा कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। देखिएगा, क्योंकि आपको इससे आपको टॉपिक भी क्लियर हो रहा है सर। सिर्फ देखने से क्वेश्चन ही नहीं, हम आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर करके दे रहे हैं, तो वो बड़ा यूनिक बात है। क्वेश्चन आपका ये है कि ZnOC ZnCO, यानी कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करेगा तो जिंक का कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो बात को समझने वाला पॉइंट ये है कि ZnO, समझ रहे हैं बात को, प्लस में कार्बन है तो बन रहा है कौन सी? Zn+CO। इसका मतलब है जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ZnO उपचयित हो रहा है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ZnO बीइंग ऑक्सीडाइज। नहीं, ये गलत चीज है, ये तो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। ZnO से क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? बढ़िया से समझ लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब रिडक्शन होगा, आई का अच्छा होगा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? तो ये तो गलत है सर। कैथोड भी रिड्यूस या कार्बन अपचयित हो रहा है, तो कार्बन को क्या मिला ना, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइजिंग, तो कार्बन ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, कार्बन ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तो अब क्वेश्चन में एक चीज और है कि कार्बन इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब यहाँ जो क्वेश्चन देखिए एक एक करके मैं सबको बारे में देख लेता हूँ कि जेडेनो बीइंग ऑक्सीडाइज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन बीइंग रिड्यूस्ड, कार्बन का रिड्यूस हो रहा नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइजिंग यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन वाकई ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन एजेंट लिखता तो थोड़ा गलत हो जाता। कार्बन बीइंग ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है, उपचयित हो रहा है, तो वाकई कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? विच ऑफ फ्लोइंग इज गैसेस फॉर द फॉर्म रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और जिंक को हम लोग उससे रिएक्ट करवा के देखते हैं। बहुत यूनिक चीज है, कैसे वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम जिंक को HCl से रिएक्शन करवाते हैं, HCl से, तो यहाँ 2 लेना पड़ता है, तो हम लोग ZnCl2 कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ फ्लोइंग गैस, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, देख लिया। नहीं तो कौन गैस को, गैस जल को जुदा कर देता है? CO2। कौन सा? CO2 जो होता है चूना जल को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है। ठीक है, विच ऑफ फ्लोइंग गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, तो CO2 हो जाएगा। कौन जो है बुझा हुआ चूना, बहुत ही क्वेश्चन फिर स्लेक लाइम, स्लेक लाइम किसे कहते हैं? तो CaO को कहा जाता है, स्लेक लाइम, बुझा हुआ चूना CaO को। ये है आपको इसको लाइम वाटर कह सकते हैं, इसको क्या लाइम वाटर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या काली चूना इसको कहा जाता है हिंदी में। दत्त मंजन प्राय होता है, तो क्या होता है? दत्त मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? यानी कि अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन याद रखिएगा, बेसिक होता है, बेसिक बेसिक, जिससे न्यूट्रलिटी मिलती है हम लोग को। विच ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, तो सिट्रिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान 10.5 होता है, ये सब याद रखने का चीज है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जस्ता का एस क्या है? जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड है। ठीक है, धातु जो अम्लराज में घुलता है वह है, हाँ, गोल्ड और प्लेटिनम, 2 चीज जो है वो आपको एक्वारेजिया में घुल सकता है। गोल्ड और प्लेटिनम 2 चीज एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो कौन नहीं है? CO2 आयनिक नहीं है, कोवैलेंट है। आयनिक यौगिक जिसमें एक मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, तो ये आयनिक है, ये भी आयनिक है। आयनिक एसिड में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल, धातु एक अधातु। ठीक है, उसके बाद हीलियम गैस जो है इनर्ट नहीं है। कौन सा गैस है? इनर्ट गैस भी कह सकते हैं, सॉरी, अक्रिय गैस इसी को कहा जाता है, इनर्ट गैस है। हीलियम इनर्ट गैस। उसके बाद सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा है, डायमंड है। उसके बाद बेंजीन का सूत्र बहुत अच्छा चीज है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बनाता है। क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनती है वो सिंगल बॉन्ड बनती है। ठीक है, प्लस पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनता है। चूना जल का रासायनिक नाम जानते हैं? चूना जल का, चूना जल, चूना अगर जल में घुलता है तो उसको लोग कह सकते हैं केवल एवं वाटर, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का क्या हो जाता है? काली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली चूना। तो सबसे बड़ा यूनिट है चूना जल का ना, तो बुझा हुआ चूना, ये काली चूना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको स्लेक लाइम या तो लाइम वाटर कहा जाता है, स्लेक लाइम, क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम। तो CaOH यहाँ देखिए बहुत यूनिक चीज है कि रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा CaOH, ये है व्यापारिक नाम, ट्रेडिशनल नेम। और यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दिया हुआ 44 में आता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H12। यहाँ देखिए हम सेम है। उसके बाद निम्न तो कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा, ये बहुत कुछ, ये सबसे ज्यादा C2H4 है। इथीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, इथीन। 46 में आते हैं मेंडलीव ने अपनी वर्षा का तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो हाँ, परमाणु संख्या